अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ आवर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना मजीद तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है। चौथी लहर को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। असद उमर साहब ने ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बहुत ही ख़तरनाक है और उससे बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर को सख्ती से फॉलो करना होगा, क्योंकि इससे पहले शहरियों ने बहुत ईजी लेना शुरू कर दिया था, कोविड SOPs को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, मार्केट्स में रश बढ़ता जा रहा था। ईद आने की वजह से मवेशी मंडियों में काफ़ी रश देख रहे थे हम। कश्मीर में इलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी, जिसकी वजह से कोरोना का जो फैलाव है उसकी शरह में भी तेज़ी आ गई थी। इस्लामाबाद में, इसके अलावा दीगर शहरों के साथ साथ सिंध में हमने देखा कि वहाँ पर तो लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है और इस्लामाबाद में अभी तक तो स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हालात जो हैं वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होने की वजह से एक दिन में 34 हेल्थ केयर वर्कर्स के जाँ बहक होने की खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं और अल्टीमेटली हम ही बाइस बनते हैं उनकी ज़िंदगी भी रिस्क में डालने के लिए। नाज़रीन, एहतियाती तदाबीर पर किस तरह से अमल करना चाहिए, डेल्टा वेरिएंट किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, NCOC क्या कर रहा है और NCOC ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की, उसके बाद वैक्सीनेशन पे फोकस किया, इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, इन्हीं तमाम तर मामलात के पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शाज़ली मंसूर, डॉक्टर कैसर सज्जाद भी हमारे साथ होंगे और पहले सेगमेंट में डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए से है। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आजकल कोरोना का फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट के साए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर मंडला रहे हैं और बहुत ख़तरनाक वेरिएंट है ये। इस वक्त एक तरफ ईद की तैयारियां चल रही हैं, लोग बकरा मंडियों में खुलेआम हमें घूमते नजर आते हैं, दूसरी जानिब कश्मीर में इंतखाबात की वजह से बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स हो रही हैं। तो सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आजकल जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें नंबर ऑफ केसेस क्या सामने आ रहे हैं, उससे बचाव के लिए स्ट्रैटेजी क्या बन रही है? देखें जी, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारा पॉजिटिविटी रेशियो जो 2 से नीचे चला गया था, बल्कि कई शहरों में 1 से भी नीचे चला गया था, इस वक्त नेशनल फिगर फिर 5.2 हो गया पॉजिटिविटी रेशियो। और ये गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते में हम इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे थे। ये ग्रेजुअली केसेस जो हैं ये बढ़ रहे हैं और इंडिकेशन यही है कि ये मज़ीद बढ़ सकते हैं। इस वक्त ज़ाहिर है कि ये जब पाबंदियाँ पिछले दिनों में नरम की गई, बहुत सारी पाबंदियाँ उठाई गई, रेस्टोरेंट्स खोले गए, स्कूल्स खोले गए, मार्केट प्लेसेस के टाइमिंग्स बढ़ाए गए, ट्रांसपोर्टेशन को ईज आउट किया गया, तो उन तमाम चीज़ों की वजह से हुकूमत ने साथ रिस्ट्रिक्शन ये लगाई थी कि ये चीज़ें खुलेंगी मगर SOPs पे सख्ती से अमल दरामद किया जाए। तो हुआ ये कि पाबंदियां तो उठ गई मगर SOPs पे लोगों ने जिम्मेदारी का उस तरह से सबूत नहीं दिया और ये केसेस जो हैं ये बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो अब हुकूमत की स्ट्रेटजी तो फिलहाल यही है कि हम SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को मजीद स्ट्रिक्ट करेंगे। जहाँ पे भी इसकी खिलाफ वर्जी देखी जाएगी वहाँ पे जुर्माने भी होंगे, दुकानें सील भी होंगी, रेस्टोरेंट्स भी सील होंगे और ये हो भी रहे हैं। कुछ गुज़िश्ता 2-3 दिनों में इस तरह की बहुत सारी जगहों के ऊपर ये एक्शन लिया गया। और दूसरा, वैक्सीनेशन को स्पीड अप करने की कोशिश की जा रही है कि हम जल्द से जल्द अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को जो है वो वैक्सीनेट कर दें। डॉक्टर साहिबा, अभी हम स्मार्ट लॉकडाउन तो देख रहे हैं कुछ एरियाज़ में, इस्लामाबाद में भी, लेकिन क्या मुकम्मल लॉकडाउन ज़ेरे गौर है? क्योंकि बहुत तेज़ी से इस वक्त कोरोना फैल रहा है और डेल्टा वेरिएंट का स्प्रेड आम वेरिएंट से बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाए ईद से पहले ही? देखिए, ऑप्शंस तो हमेशा सारी जो हैं वो हर वक्त टेबल के ऊपर रहती हैं और कंसिडर भी होती हैं, मगर इसके बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन उस पॉलिसी पे कर रहे हैं और पहले भी ये पॉलिसीज़ जो हैं उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। तो इसलिए अभी कोई फाइनल फैसला किसी चीज़ के लिए नहीं हुआ, मगर ऑप्शंस हमेशा खुली होती हैं जी ऐसी सूरत हाल में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी डेल्टा वेरिएंट को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए रिसर्च के लिए क्या बैरून मुल्क से भी इदारों की खिदमात ली जा रही हैं? और ये भी साथ ही साथ फरमाइएगा कि जो स्ट्रेटजीज़ बन रही हैं उसमें कौन कौन लोग ऑन बोर्ड हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी उसकी? देखिए जी, इस वक्त डेफिनेटली डेल्टा वेरिएंट को जो है इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। जो पैसेंजर्स बाहर से आ रहे हैं और उनके एयरपोर्ट पे टेस्ट होते हैं, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको सीरो टाइपिंग के लिए NIH में भेजा जाता है, जहाँ से हमें ये पता चला कि किन फ्लाइट्स पे आने वाले लोगों का जो है वो उनके ज़रिए ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान पहुँचा है। और उसमें कुछ मिडल ईस्ट के पैसेंजर्स थे, क्योंकि आपको पता है मिडल ईस्ट में भी इंडियंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से ये आया है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत विजिलेंट भी है हुकूमत और इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रही है
और जो हमें डाटा दुनिया से भी, जो इंटरनेशनल रिसर्चेस भी हो रही हैं, वो भी हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो है उसको बहुत क्लोजली देख रही है, मॉनिटर कर रही है। और अभी तक हमारे पास जो भी न्यूज़ है वो यही है कि अभी जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में मौजूद है वो इफेक्टिव है इस वेरिएंट के लिए, इसलिए लोग जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अगर वैक्सीन लगी होगी तो या तो वो इस इन्फेक्शन कैच करने से बच जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता उनको इन्फेक्शन होगी भी तो वो माइल्ड डिजीज कॉज करेगी, जिसमें साइन सिम्टम्स बहुत हल्के फुल्के होते हैं और उसमें अर्ली रिकवरी होती है। तो इस वक्त डॉक्टर साहिबा, कुछ ममालिक ने वैक्सीन को भी स्पेसिफाई कर दिया था कि उनके मुल्क में सफ़र करने के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन लगानी होगी। क्या इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई इनिशिएटिव ले रही है, नेगोशिएट किया जाए कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसका लगना ज़रूरी है, ना कि इससे गर्ज होनी चाहिए कि कौन सी वैक्सीन लग रही है? देखिए जी, कुछ ममालिक में शराइत रखी गई थी, मगर हम ग्रेजुअली देख रहे हैं कि WHO की अप्रूव वैक्सीन जो हैं वो अब जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई हैं, वो अब ग्रेजुअली जो है उसको कुछ ममालिक जो है वहाँ से एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई है उसकी। और बाकी जिन ममालिक में ज़्यादा सख्ती है वहाँ पर उनके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। अगर आप जाते हैं, अपना पासपोर्ट दिखाते हैं और उस पर आपका वीज़ा अगर स्टैंप हुआ हुआ है तो आपको वो वैक्सीन लगाई जा रही है जो उन ममालिक में एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह जो ओवरसीज ट्रैवल करने वाले या जिनके पास वर्क परमिट्स हैं या कामें हैं, उनको भी वो अपना दिखा के, अपने पेपर्स दिखा के, तो वो वैक्सीन जो उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से कोशिश की जा रही है कि हर एक को अकोमोडेट किया जाए। डॉक्टर साहबा, कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि 10 दिन के लिए सियाहत पे पाबंदी लगी है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोका जाएगा क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं? देखिए जी, NCOC ने तो आज से कुछ अर्सा पहले, जब हमें यह खदशा था कि ये केसेस दोबारा बढ़ेंगे, चौथी लहर का इम्कान था, तो उस वक्त NCOC की तरफ से खत जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को लिखा गया था। उनसे दरख्वास्त की गई थी कि चूँकि मुल्क मुश्किल हालात में से गुजर रहा है और दोबारा से एक लहर आने का अंदेशा है, तो आप लोग अपने इलेक्शंस को कुछ अर्सा पोस्टपोन कर दें उस वक्त तक जब तक हम एक वैक्सीनेशन की ख़ास लेवल को नहीं पहुंच जाते, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसका हम एक ख़ास अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते, तब तक इस इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। पर अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने वो सिफारिशात जो हैं वो नहीं मानी थी और दे डिसाइडेड कि हम इसी डेट पे इलेक्शंस को कंडक्ट करेंगे। तो अब जाहिर है कि SOPs की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ही हमारे पास दूसरी ऑप्शन रह जाती है और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करना AJK में भी। इलेक्शन कमीशन की कोऑपरेट ना करने की वजह से हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इस वक्त स्प्रेड हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो चुका है और लोग एहतियाती तदाबीर भी उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे जैसे पहले वेव में कर रहे थे या दूसरे वेव में कर रहे थे, लोग रिलेक्टेंट हो गए हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो वैक्सीन बन रही थी उसकी क्या सिचुएशन है? वो कब तक आम आदमी की पहुँच में होगी, कब तक वो लगना शुरू हो जाएगी लोगों को? उसका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है? जी, पाकिस्तान में जो वैक्सीन बन रही है वो कैंसिनो बायो जो चाइनीज़ वैक्सीन थी, उसको चूँकि हम पाकिस्तान के अंदर वो कॉन्सेंट्रेट मंगवा के उसकी पैकेजिंग की जा रही है और वो पाक वैक के नाम से पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। और वो सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि उसकी एक ही डोज जो है वो उसका कंप्लीट कोर्स है। तो वो वैक्सीन जो है वो बड़ी तादाद में अब पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। और ये पहले हमने बैच में 1,20,000 डोजेस बनी थी, फिर अगले महीने जून में तकरीबन 9 लाख डोजेस के करीब बनाई थी और अब इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि हम 30 लाख पर मंथ वो डोजेस बनाएं। तो वो इंशाल्लाह ताला बन भी रही हैं और इस्तेमाल भी हो रही हैं और हर जगह पे तकरीबन हर शहर में जो है इस वक्त वो डिस्पैच की गई हैं और वहाँ पर ये इस्तेमाल हो रही हैं। डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन स्टॉक की क्या सूरत हाल है? और ये भी फरमाइएगा कि अभी हम देख रहे थे कुछ 1-2 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, वैक्सीनेशन वाला जो अमला था वो लोग एहतजाज कर रहे थे अपने अलाउंसेस के लिए, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है गवर्नमेंट की? जी, आज सुबह उनसे फाइनल वो हो गई है, नेगोशिएशंस हो गई हैं और SAPM साहब ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका जो कोविड अलाउंस जो थोड़ा डिले हुआ था वो 31 जुलाई से पहले उनको अदा कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर उन्होंने अपना एहतजाज विड्रॉ कर लिया और आज से हॉस्पिटल्स में काम शुरू हो गया थी और वैक्सीनेशन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। ठीक। डॉक्टर साहिबा, ईद करीब आ रही है, कोई मैसेज जो आप आवाम को देना चाहें ईद के हवाले से? जी बिल्कुल, इस दफ़ा देखें ये हमारी ये गुज़िश्ता साल भी और ये साल भी हमारे मुल्क के लिए एक आजमाइश का वक़्त है।
इंशाल्लाह ताला ये जल्द गुजर जाएगा, मगर जब तक ये पेंडेमिक इस दुनिया में मौजूद है, हमारे मुल्क में मौजूद है, हमें अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और अपनी सेहत के लिए हमें SOPs के ऊपर अमल दरामद करना है। जो इस ईद के ऊपर पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, वो इस ईद के ऊपर हमने उससे थोड़ा सा जो है वो रुकना है और अपने रिश्तेदारों को भी समझाना है कि हम ये ईद अगर हम इस तरह से गुजार लेंगे SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के साथ, तो इंशाल्लाह ताला अगली ईद जो है वो हमारी बेहतर हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि वैक्सीनेशन सब एक कौमी फरीज़ा समझ के लगाएं, ये हमारी नेशनल ड्यूटी है। जितनी जल्दी हमारी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट होगी, उतनी जल्दी हम इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर शाज़ली मंजूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में अब आ चुका है और काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड भी हो रहा है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, बाकी वेरिएंट से ये किस तरह से मुख्तलिफ है? जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बहुत बहुत आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। डेल्टा वेरिएंट जो है वो बेसिकली हम इसको फोर्थ वेव ही कहेंगे और पाकिस्तान में आ चुका है, जो अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ईद के बाद। इसमें जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये है कि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। 50 से 60% जो है ये ज़्यादा इसकी जो वो है ट्रांसमिबिलिटी है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से फैलता है जो पहली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव के मुकाबले में। और इनके सिम्टम्स जो आजकल हम देख रहे हैं उसमें खांसी है, सर में दर्द ज़्यादा है, लोगों को नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है और फिर वो सांस की तकलीफ के साथ आते हैं। तो ये मिले जुले अलामात हैं जो कि हमने थर्ड वेव में ज़्यादा देखे थे, उसी तरह के अलामात हैं। लेकिन इसमें ये है कि बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत सारे जो है घर में इकट्ठे लोगों को जो है ये एकदम से जो है अफेक्ट कर देता है। डॉक्टर साहब, एक बंदे को अगर डेल्टा वेरिएंट इफेक्ट कर रहा है, अटैक कर चुका है, तो पता कैसे चलेगा? क्या हमारी लैब्स में कैपेसिटी मौजूद है कि डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि ये बरतानवी किस्म का वायरस है, डेल्टा वेरिएंट है? क्या पाकिस्तान की सारी लैब्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है? देखिए, सारी तो लैब में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं। अभी जीनोमिक टेस्टिंग हो रही है, कुछ कराची में हुई है और कुछ जो है वो NIH में की है और उधर से पता चला है कि ये जो है डेल्टा वेरिएंट है। बेसिकली हमें ये पता है कि ये डेल्टा वेरिएंट ही है क्योंकि पिछला वाला जो वेरिएंट था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था ईद के बाद। अब जो नई रिसर्च आई है जो इसमें तेज़ी देखने में आ रही है, ये हमें पता था कि 80-85 मुल्कों में ये फैल चुका था। UK में अभी हमने इंडिया का हाल देखा है, अभी जो हमने बांग्लादेश का हाल देखा है, नेपाल में हो रहा है। तो जो है हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये आएगा और ये डेल्टा वेरिएंट ही है। अब ये कैसे पता चलता है? एक तो ये है कि वो वेव ख़त्म हो चुकी थी, बल्कि बिल्कुल डाई डाउन हो गई थी, वेव नहीं आई। इसके जो हम चीज़ें देखते हैं वो एक्सरे में देखते हैं, जो मरीज़ आते हैं वो उसमें जो शिद्दत है वो हम देखते हैं, फिर इसका फैलाव बड़ी तेज़ी से, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये डेल्टा वेरिएंट ही है। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के काफ़ी सारे केसेस होते जा रहे हैं पाकिस्तान में और इसका स्प्रेड कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से है, तो डिफरेंस कितना है जो पहले वेरिएंट्स थे उनके और इसके स्प्रेड के रेशो में कितना फ़र्क है? और ये भी फरमाइएगा कि जो बरतानवी किस्म का वायरस है या जो दूसरी कंट्री से जो पाकिस्तान में आ चुका है, उनके केसेस की तादाद इस वक्त अप्रोक्सीमेटली कितनी है? देखिए, वो केसेस की तादाद तो आप डेली NCOC की देखते होंगे तो वो आपको तादाद बताते हैं, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। रोज़ाना जो है इन्फेक्शन रेट आप देख रहे हैं 2 से 4 के दरमियान है। अगर इस्लामाबाद का मैं जिक्र करूँ तो मेरे ख्याल से 7 से ऊपर है। जहाँ तक इसका स्प्रेड है, मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है और अपने अगर पूरा एक बंदे को किसी ख़ानदान में होता है तो ज़्यादातर सबको ही लग जाता है और वो हमारे पास आते हैं। फिर जो लोग तकरीबात में हमारे पास आते हैं, जैसा आज एक शादी की तकरीब में फैमिली पूरी की पूरी आई वो हमारे पास, और उन सबको जो था वो बच्चों से लेके बड़ों तक को ये लग चुका था। तो ये इसका फैलाव बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ से फैलता है।
दूसरा ये है कि इसमें जो है आपको जो टेस्टिंग है वो हम करते हैं, लेकिन उसका चूंकि अब ये ज़्यादा जो है ये टेस्टों में नहीं आएगा, इसकी जो सेंसिटिविटी है इसमें जो टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं PCR वो कम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी सारी हमारे सामने आती हैं कि जिसको एक दफ़ा कोविड हो जाता है वो पेशेंट्स कुछ को हार्ट के इश्यूज हो जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उससे खुद को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? डाइट अच्छी रखी जाए ड्यूरिंग कोविड, या और किस तरह से हम खुद को बचा सकते हैं ताकि कोविड ठीक होने के बाद हमें बाकी बीमारियां तेजी से लाहक ना होना शुरू हो जाएं? जी, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, कोविड जो है ना वो पूरे जिस्म को मुतासर करता है, हर अज़ा को मुतासर करता है, और एक ये मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। कोई भी बीमारी होगी, अगर इतनी पेचीदा बीमारी होगी तो वो मरीज़ को कमज़ोर कर सकती है, चाहे वो कोविड हो या कोई इस तरह की बीमारी हो। तो सबसे पहले तो जिस तरह आपने कहा कि क्या उनको करना चाहिए, एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, मुतवाज़न ग़िज़ा, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। दूसरा, रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए, और एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है कि आप दिन में थोड़ा सा वॉक कर लें। अगर वीकनेस ज़्यादा है तो मेरी तो हिदायत ये होगी कि ठीक होने के 2-3 हफ्ते आप मुकम्मल रेस्ट करें और अपने आप को जो है एक्सर्शन ना करें, क्योंकि ये बीमारी जो होती है दोबारा से अटैक भी कर सकती है और मरीज़ ज़्यादा बीमार हो सकता है, कमज़ोरी उसको ज़्यादा हो सकती है। और इसका जो है इफेक्ट जो है वो हम लोगों में पोस्ट कोविड जो आप सवाल पूछ रही हैं, हम 2 से 3 महीने तक देखते हैं कि मरीज़ अपनी रूटीन में आने और वापस उसकी कमज़ोरी ठीक होने में जो है तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। उस दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं मरीज़ को, तो इसलिए है कि उनको यही एडवाइस की जाती है कि आप अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको स्लोली स्टार्ट करें। ऑफिस जाना है या कोई कारोबार करना है उसको स्लो करना है, रेस्ट आपने करना है, अपना जो है खाने पीने का एहतियात करनी है, उसको अपने बैलेंस डाइट करनी है, मल्टीविटामिन लेना है और अपने आप को रेस्ट करना है। बॉडी को रेस्ट कराएं ताकि वो दोबारा से जो है वो सेहतयाब हो जाए। जिस्म ने खुद अपने आप को हील भी करना होता है। अगर आप उसको ज़्यादा एक्सर्शन करेंगे, थकाएंगे, तो फिर आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, उसकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सर, एक तरफ मवेशी मंडियां सज चुकी हैं, ईद आ रही है, दूसरी जानिब आपको पता होगा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे से बढ़ रहा है। दूसरी जानिब डेल्टा वेरिएंट बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एहतियाती तदाबीर जो है वो तो डे 1 से हम यही बता रहे हैं कि जो SOPs का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो हमें करना है, चाहे कोई भी वेरिएंट हो। जो वुहान का वेरिएंट था पहले वेव में, उसमें या अभी 4 जो वेरिएंट है उस सब में एक ही है कि जी आप मास्क रखें, जब भी आप घर से बाहर निकलें, किसी क्राउड में जाएं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, और लोगों के साथ जब आप मेल करें, मिलें उनसे, तो कम से कम जो है फासला रखें 6 फीट का, ताकि ये जो बीमारी है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये आपके आंख और नाक और मुंह के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप SOPs को फॉलो करें, सख्ती से फॉलो करें। और दूसरा इसकी बचाव का ये तरीका है खास वेरिएंट का कि आप वैक्सीन लगाएं। आप जितनी जल्दी वैक्सीन लगाएंगे, अगर आपको कोरोना हुआ भी तो वो शिद्दत नहीं होगी जितनी की शिद्दत बगैर वैक्सीन लगाए वालों को हो सकती है। तो SOPs को फॉलो करना होगा। खासकर जो लोग मवेशी मंडी जा रहे हैं उनको चाहिए कि क्राउड बहुत होगा, बहुत तरह तरह के लोग होंगे, तो वहां पर मैं समझता हूं कि आपको मास्क के बगैर नहीं जाना है, हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिल रहा है। खासकर ईद के दिन
में नमाज के बाद लोग अक्सर सारा यही तरीका कार भी यही है हमारा कि हम गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन इस दफा जरा एहतियात करना बड़ा जरूरी है। लोग इसको बहुत ज्यादा कैजुअल ले रहे हैं और कुछ लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि जी वैक्सीन भी हमें फलां कंपनी की लगानी है, ये वाली वैक्सीन नहीं चाहिए, फाइजर चाहिए, कैंसाइनो चाहिए, लोगों की अपनी फरमाइशें होती है। तो विच वन इज रिकमेंडेड मोस्ट? आपके ख्याल में कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, और वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी को कोरोना इफेक्ट होता है तो उसकी रेशो कितनी है? मैं समझता हूं कि जैसे पाकिस्तान में जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है वो फौरी तौर पे लगवा लें, ताकि हमारे यहाँ जो लग रहा है वो 2 डोज वाले लग रहे हैं, तो वो फौरी तौर पे लगवा लें। अब थोड़ी दिन बाद जो है वो कैंसाइनो या पाकवैक वो भी आ जाएगा, तो उसको वो सिंगल डोज है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन लगाना जरूरी है। इसका इंतजार ना करें कि जी मैं फला वैक्सीन ही लगाऊंगा, मैं फाइजर लगाऊंगा, मैं मोडर्ना लगाऊंगा, मैं जॉनसन एंड जॉनसन लगाऊंगा, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि वैक्सीन लगाना जरूरी है, वैक्सीन का चॉइस ऑफ वैक्सीन ना करें। ठीक, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो हर सूरत लगवानी चाहिए। आखिर में डॉक्टर साहब मुख्तसरन फरमा दीजिएगा कि अगर किसी को कोरोना लाहक हो चुका है, अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, फौरी तौर पर ऐसी कौन सी चीज़ें जो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले की जा सकती है? फौरी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अगर किसी को गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, किसी को सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इनिशियली क्या कोई सेल्फ मेडिकेशन की जा सकती है, कोई रेमेडी की जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई सेल्फ मेडिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक सीरियस इशू है, बहुत से लोग बहुत सारी चीजें करके और नुकसान उठा लेते हैं। ये कि साइंटिफिक जो तरीक़ेकार बताए जाती है, मैं समझता हूं कि उसी को फॉलो करना चाहिए। और साइंटिफिक तरीका यह है कि जो सिम्टम है वो उसकी आप दवा ले सकते हैं। जैसे आप कह रही हैं गले में दर्द, तो पैरासीटामोल बहुत सारे नाम से आता है, आप वो ले सकते हैं, लेकिन कोई और ऐसी दवा ना लें। लेकिन कोरोना के लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि आप जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाएं, ताकि वो जो है उससे आपका जब क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी तो आपकी वो जो जरासीम है, जो वायरस है, वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा और आप बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो सकेंगे। और ये कि आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ानी है, और साथ ही साथ वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए फरमाइशें बिल्कुल नहीं करनी। और अल्टीमेटली जब हम लोग एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते तो हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं, अपने प्यारों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि अल्टीमेटली हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़िंदगी भी हमारी वजह से रिस्क पे होती है। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाइए, और अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए आप अच्छे फूड सप्लीमेंट्स लें, अच्छी खुराक खाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।